अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान आसमा इकबाल। आज सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की, जहां ग्रीन शर्ट्स की मुसलसल दूसरी फतह देखने में आई है। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। ग्रीन शर्ट्स ने 135 रन का जो हदफ मिला था उसे 18.4 ओवर्स में 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। शारजा में पाकिस्तान ने टॉस जीता और फैसला ये किया कि हमें पहले करनी है जी फील्डिंग, उसी तरह से जिस तरह इंडिया के साथ मैच में किया गया था। उन्हें अभी नमूद हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान का जो अगला मैच है वो होने जा रहा है अफगानिस्तान के साथ। तो हमारी जो अगली स्टोरी है, जो अगली खबर है हमारे पास, वो अफगानिस्तान ही के हवाले से है, जहाँ हर गुजरते दिन के साथ हम ये देख रहे हैं कि माशी सूरत हाल बद से बदतरीन हो रही है। यहाँ मुकीम लोग अपनी बका की जंग लड़ने के लिए अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हो चुके हैं। जी हाँ, ये हम सिर्फ मुहावरतन नहीं कह रहे हैं, ऐसा सच में हुआ है। आलमी खबरस्तान इदारा बताता है कि गुज़श्ता रोज़ एक अफगान खानदान ने $500 के एवज अपनी बच्ची फ़रोख्त कर दी है ताकि बाकी मानदा जो ख़ानदान है, ख़ानदान के जो बाकी लोग हैं, वो खुराक ख़रीद सकें, ज़िंदा रह सकें। लेकिन बच्ची फ़रोख्त करने वाले ख़ानदान को ख़रीदार की जानिब से $250 नकद अदा किए गए, जबकि बकिया रकम अदा करने के लिए वादा किया गया है। आप अंदाज़ा करें, $500 में ये बच्ची ख़रीदी गई है, $250 दे दिए गए हैं, $250 का वादा है। वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये कोई नहीं जानता है, लेकिन इन्होंने ये बच्ची उस शख्स को दे दी है, बच्ची को फ़रोख्त कर दिया है। ये बच्ची के जो वालिद हैं वो कूड़ा उठाते हैं, कचरा उठाते हैं, फिर उसमें से जो कुछ चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं कबाड़ में जाके फ़रोख्त करते हैं, अपना घर चलाते हैं। और जो बच्ची ख़रीदने वाला शख्स है उसका कहना था कि वो इस बच्ची को अपने घर में पालेगा, जवान करेगा और फिर इसकी शादी जो है वो अपने बेटे से करेगा। अच्छा, यहाँ मेरे जहन में और आप में से भी बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर इसकी शादी अपने बच्चे से करनी है बड़ा करने के बाद, तो ये इस ख़ानदान को वैसे भी सपोर्ट कर सकता था, उस बच्ची की कफ़ालत जो है वो अपने ज़िम्मे ले सकता था। पाकिस्तान के अंदर हम बहुत सारे ऐसे इदारों को जानते हैं जहाँ आप जा सकते हैं, आप किसी भी एक बच्चे की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी उठा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी हम बहुत सारे लोगों को ये बात करते हुए देखते हैं कि जी हमें तो कोई मिलता ही नहीं है, किसकी मदद करें, पता ही नहीं चलता जी कि कौन डिज़र्विंग है कौन नहीं है, धोखा बहुत है, लोग भीख मांगने लग जाते हैं, असल लोगों की पहचान नहीं है। तो भाई क्यों नहीं है, आप ऐसे इदारों में जाइए जहाँ पर यतीम बच्चे मौजूद हैं, ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनके मुरस्सा नहीं है, आप उसमें से किसी की भी एक कफ़ालत की जिम्मेदारी ले लीजिए, आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, माहाना आपसे पैसे लिए जाते हैं, उन बच्चों को पाला जाता है। लेकिन ये शख्स जिसने ये बच्ची खरीदी है उसका यह है कि मैं इसको अपने ही घर में लेके जाऊँगा, वहीं मैं इसको बड़ा करूँगा और उसके बाद किसी को इस बारे में इल्म नहीं है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, उसके बाद मैं इसकी शादी अपने बेटे से करूँगा। लेकिन ये सूरत हाल पैदा क्यों हुई है, क्यों इतना माशी अबतरी का शिकार यहाँ के लोग हो गए हैं, और अगर हो ही गए हैं तो अब इसका हल क्या है? अमेरिका ने जो एक बड़ी रकम जो है जिस तरह से फ्रीज़ कर रखी है, बाकी ममालिक बात कर रहे हैं, उस तरह से मदद नहीं कर रहे जिस तरह से करनी चाहिए, फिर हल क्या है? क्या सिचुएशन बदलेगी या मज़ीद ख़राब होगी? इसी पे बात करेंगे सुमेरा खान साहिबा से। माहिर हैं अफ़गान उमूर की, अक्सर हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होती हैं। आज भी हमने स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट की है और हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे साथ एक बार फिर से वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रही हैं। सुमेरा खान साहिबा, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। वालेकुम अस्सलाम आसमा, आई होप यूर ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। सुमेरा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सुमेरा खान, अभी जो खबर मैंने दी है, आप यकीन करें कि ये खबर देते हुए भी बहुत मुश्किल पेश आ रही थी, बहुत दिक्कत थी कि किस तरह से लोगों को बताया जाए कि $500 के एवज़ एक ख़ानदान ने अपनी बच्ची बेच दी है और उसमें सिर्फ उसको $250 मिला है। $250 का भी कुछ नामो निशान नहीं है। ये हालात हो चुके हैं अफ़गानिस्तान में। पूरी दुनिया अफ़गानिस्तान की बात कर रही है। अमेरिका जो यहाँ से इस तरह से निकल गया, खुद भी बेसरो सामानी की हालत में, इनको भी बेसरो सामानी की हालत में छोड़ के दावे बड़े किए जा रहे हैं कि जी हम तो यहाँ आए थे लोगों की हालत सुधारने, हम कोई जीतने और हारने थोड़ी आए थे। ठीक है जी, हार तो आपने अपनी मान ली, अब आप ये भी माने कि आपने यहाँ के लोगों की हालत सुधारी नहीं है, बिगाड़ी है पिछले 20 साल से, और अब ये बिगाड़ने के बाद आप इसकी जिम्मेदारी भी लेने को तैयार नहीं है। कुछ करना तो खैर बड़ी दूर की बात है सुमेरा। आसमा, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको सम अप किया है, लेकिन यहाँ पर शायद मेरी नज़र में सिर्फ अमरीकी लोग ही इसके कसूरवार नहीं है। हाँ, ट्रू अब मैं ट्रू। जब अफ़गानिस्तान से भी आपसे बात किया करती थी, मैं हमेशा एक बात करती थी कि जिस भी मुल्क में फ़ॉरेन फ़ोर्सेस जाती हैं, वो वहाँ पे नेशन बिल्ड के लिए कभी भी नहीं जाती हैं। ट्रू उनके ट्रू। एजेंडाज़ और होते हैं, उनका बहुत काम और होता है, उन्होंने वहाँ पर लोगों के ज़हनों की परवरिश किसी और तरीके से करनी होती है, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो कोई मुल्क हो। आप ये देख लें कि 1.5 लाख से ऊपर अफ़राद तक, 1.5 लाख तकरीबन अफ़राद इन्होंने यहाँ से एयर इवैक्यूएट किए हैं। क्या आपको ये पता है उसमें से कितनी बच्चियाँ गई हैं, कितनी औरतें गई हैं, कितने बच्चे गए हैं?
क्या आगे आने वाले बरसों में ये याद रखिएगा, हो सकता है ये बात आपके प्रोग्राम के तवज्जो से तारीख का हिस्सा बन जाए। आने वाले बरसों में ये मुद्दा खुलेगा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी एयर इवैक्यूएशन थी या इसमें बच्चों के और बच्चों के वालिदैन के, एडल्ट्स के, लड़कियों के, उनके नामो निशान नहीं पता कौन कहाँ पर है इस वक़्त, उनका डेटाबेस कहाँ मैनेज हो रहा है। यहाँ पे इससे बड़ी बात निकलेगी आने वाले दिनों में कि ये दुनिया की कहीं सबसे बड़ी ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो नहीं थी। हमें जबकि पता ही नहीं है कि यहाँ से लोग ले जाए गए हैं तो कहाँ हैं और किस बेसिस पर लेकर गए। बस जो नज़र आया उससे $5,000 लिए, 10,000 लिए और उसको एयरपोर्ट में दाखिल कर दिया। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़, मैं वहाँ से भी बोलती रही कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, उसके ऊपर तवज्जो दी जानी चाहिए। लेकिन लोग, ममालिक एक-दूसरे की बैशिंग में लगे रहे। अमेरिका को टेंशन थी, हम जा रहे हैं, रूस आ जाएगा, चीन आ जाएगा, ईरान आ जाएगा। आज वो आ गए हैं, आपने तो जाना था। और जाने से पहले वो एक और दाइश की शक्ल का एक और जो बला है वो भी छोड़ गए अफगानिस्तान में। इस वक़्त चैलेंजेस मल्टी प्रोंग है। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है आसमा, इसको थोड़ा-सा अगर आप रिसर्च करके आने वाले दिनों में इस पर भी बात करें तो आई विल बी वेरी ओब्लाइज्ड, आई विल बी हाइली थैंकफुल कि इस वक़्त सबसे नेगेटिव रोल अफ़गान डियास्पोरा जो है वो प्ले कर रहा है। अफ़गान डियास्पोरा जो यहाँ से चले गए हैं, जो नस्ल दर नस्ल सोवियत विड्रॉल के बाद से भी बाहर मुल्कों में आबाद हैं, वो इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान के खिलाफ लगे हुए प्रोपेगेंडा में, अपने जो बैरूनी आका हैं उनके कहने पर, वो यहाँ तक नारे लगा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के जो साढ़े 9-10 बिलियन डॉलर्स हैं, उसको फ्रोज़न रखा जाए, ताकि तालिबान तंग आकर ये मुल्क छोड़कर चले जाएँ। और आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि वो कभी वो सैंक्शन पाकिस्तान का वो हैशटैग चलाएंगे, कभी वो फ्री अफगानिस्तान का चलाएंगे, मगर वो ये हैशटैग कभी नहीं चलाते कि अनफ्रीज अफगान मनी, रिलीज अफगान मनी सो दे कैन फीड देयर किड्स। वहां पर ब्रेस्ट फीड पे पलने वाले बहुत से बच्चे दिन में मर रहे हैं क्योंकि उनकी माएं उस मिकदार में दूध ही नहीं पैदा कर पा रही उनके लिए, क्योंकि उनके शायद खाने उनको के लिए। खुराक ही नहीं मिल पा रही है। तो सुमेरा, ये जो एकदम। बड़े बड़े आलमी इदारे हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर बड़ी एक तहरीक चलाते हैं, जी हमारा इदारा यहाँ पहुंचा, इस मुल्क के लिए ये काम किया, यहाँ हमने ये कर दिया, वो कर दिया। ये हम्म, आलमी रफ़ाई तंजीमें हैं जो बड़े बड़े दावे करती हैं, बहुत सारे ममालिक में बहुत काम भी करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये सारी की सारी अफगानिस्तान में जो इंसानी बहरान पैदा हो रहा है, हो चुका है इनफैक्ट, क्यों चुप हैं उस पे सब के एकदम। सब? अस्मा, इस वक्त आपको ग्राउंड पे सिर्फ 3 एम्बेसडर्स मिलेंगे। एक हाँ, पाकिस्तानी एम्बेसडर है मंसूर अहमद हाँ खान, जी। हेड्स ऑफ टू हिम। हुँ, हुँ, अनथक काम कर रहे हैं वो, और दिन हुँ, रात, क्योंकि हम काबुल में थे, हमने देखे हैं वो किस तरीके से बिल्कुल। काम करें। ना उनके हुँ, लिए दिन है ना रात है। उनके हुँ, अलावा नंबर 2 पे इस वक्त कतरी एम्बेसडर हैं। नंबर 3 पे इस वक्त चाइनीज एम्बेसडर है। नंबर 4 हुँ, पे इस वक्त रशियन एम्बेसडर। ईरान ने थोड़ी बहुत इमदाद भेजी थी हिरात के जरिए, किला इस्लाम के जरिए, और वहां से उसके बाद मैंने नहीं देखा इस्लाम किला पर कि जो एक खेप आई है इमदादी सामान की, वो भी शायद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की थी। अब सुनने में ये आ रहा है कि तिरमिज जो है, ताजिकिस्तान का जो इलाका लगता है अफगानिस्तान के साथ, हुँ, वहां से एक टर्मिनल क्रिएट किया जा रहा है कि वहां से डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए टर्मिनल बनाया जाएगा और वहां से वो अफगानिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचाई जाएगी। मगर अभी तक मुझे ऑन ग्राउंड कोई नजर नहीं आता, माँ सिवाय इसके कि पाकिस्तान हर हफ्ते, पहले C-130 के जरिए फ्लाइट्स जारी थी, लेकिन अब बाय रोड भेजा जा रहा है सामान। और अद्वियात अद्वियात की बहुत किल्लत है आसमा, हमें इस पे बात करने की जरूरत है। मैंने उस दिन सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से भी दरख्वास्त की, जब ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम था, मैंने उनकी अहलिया से भी दरख्वास्त की कि इस वक्त हम पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्रिविलेज्ड, हमें बहुत सी चीजें एट आर्म्स लेंथ अवेलेबल हैं, लैब्स हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ है। लेकिन हुँ, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी, अगर आपका एम्बिट नहीं भी है, अगर वो आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं भी है, हाँ, तो आप थोड़ा आउट ऑफ द वे जाकर उन खवातीन के लिए कुछ कीजिए, वरना वो इसी तरह मर जाएंगी। जिन्होंने बच्चों को जन्म देना है वो अपने बच्चों को अपनी कोख में ही लिए मर जाएंगी, और जिन्होंने जन्म दिया है वो उनको छोड़कर मर जाएंगी। कल हम अच्छा। अफसोस नहीं कर सकते इस वक्त का। आई थिंक दिस इज ठीक द ठीक बेस्ट टाइम है, सुमेरा, टेक बिल्कुल अकाउंट। आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। अगर मदद करनी है तो यही सही वक्त है ना। बाद में तो सिर्फ बातें हो सकेंगी, बाद में मदद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब जो एग्जैक्ट। प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं वो मर जाएंगी, दूध पिलाने वाली ख़वातीन खुराक ना होने की वजह से दूध बच्चों को नहीं पिला सकेंगी, बच्चे मर जाएंगे। बड़ी ख़राब सूरत हाल है जिसका आप जिक्र कर रही हैं, और बिल्कुल हम भी इससे आगाह हैं, इसीलिए हम इस पर अक्सर प्रोग्राम भी कर रहे होते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आपने फ्रीज़ हुई अमाउंट की बात की है कि जी उसको बहाल किया जाना चाहिए, ये पैसा दिया जाना चाहिए।
तमाम ही मुल्क इस पे बात कर रहे हैं, चाइना बात कर रहा है, रूस बात कर रहा है, पाकिस्तान बात कर रहा है, तमाम ममालिक इस पे बात कर रहे हैं। लेकिन जब इस पे बात होती है, रूस में सबको मदऊ किया जाता है, वहाँ तो अमेरिका साफ इनकार कर देता है कि मुझे तो जी आना ही नहीं है इसमें। ठीक है, आप नहीं आए ना सही, ना आए आप, लेकिन जो उनका पैसा है वो तो उनको देना। क्यों? क्योंकि आप ही तो हैं पूरी दुनिया में जो सबसे बढ़कर ये बात करते हैं कि जी हमसे बड़ा तो इंसानी हुकूक का अलमबरदार ही कोई नहीं है, हमसे बेहतर तो इंसान की इज्जत कोई जानता ही नहीं है। ये है इंसानी जान की इज्जत आपके सामने कि आपने उन्हीं का पैसा जो है वो फ्रीज करके रखा हुआ है। क्यों क्यों नहीं जारी किया जा रहा? इस पे क्या कोई ममालिक ठीक है एक्शन नहीं ले सकते सुमेरा, आवाज तो उठा सकते हैं। आप देखिए ना अस्मा के जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाजों को भी खामोश किया जा रहा है। एफएटीएफ में पाकिस्तान का तो पहले ही नाम ग्रे लिस्ट में था और साथ ही इस मर्तबा तुर्की भी शामिल है, क्योंकि तुर्की भी मैं माजरत बल्कि चाहूंगी, मैंने पहले रूस, चीन, पाकिस्तान का और कतर का जिक्र किया, मैं तुर्की का जिक्र भूल गई। तुर्की भी बहुत आगे आगे है ह्यूमैनिटेरियन सिस्टम। लेकिन एक एक ब्लॉक जो क्रिएट हुआ है, जो एक्सटेंडेड ट्रॉइका जिसको हम कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान, चीन और रूस बहुत एक्टिव रोल प्ले करे और ईरान, उसकी वजह से, और फिर तुर्की भी उसमें है। तो ये याद रखिए कि पहले ही भारत के साथ अमेरिका के ताल्लुकात खराब हुए। सऊदी अरेबिया भी गालिबन वो मिसाइल मिसाइल सिस्टम लेना चाह रहा है S-400। इस S-400 का ब्लॉक शायद अमेरिका को नागवार गुजर रहा है, क्योंकि तुर्की के पास ऑलरेडी है, चीन उसमें इश्तिराकी है, रूस बनाता है, और पाकिस्तान के लिए गालिबन इम्कान है कि पीएलए पैकेज जो हमारा जैसे चीन के साथ है, उस तरह रूस भी पाकिस्तान को दिफाई आलात से इक्विप कर सकता है। तो ये बेसिक सारी चीज वहां से शुरू हो रही है आसमा, कि इस एक्सटेंडेड ट्रॉइका और इस क्वाड की जो पेशरफ्त है वो गालिबन बहुत सी आलमी ताकतों को पसंद नहीं है। इसलिए इस वक्त वो चाहते हैं कि तालिबान, शायद उनकी अना को भी तस्कीन मिले कि तालिबान बाकायदा हाथ जोड़कर माफी मांग कर और बड़े बड़े फोरम्स पर अपना पैसा मांगे, और हम उनको वो जो नहीं टर्म होती कि आई ब्रिंग यू टू योर नीज, यू विल बी ऑन योर नीज, ये वो ऑन योर नीज वाला मामला क्रिएट किया जा रहा है कि ये लोग जिन्होंने हमें शिकस्त दी घुटने टेकने 20 पर साल मजबूर पहले, किया जा रहा है। अब हमें उनको हम देखना उनके होगा पैसे कि दें। वाकईतन क्या ऐसा होगा, या फिर ये दीगर ममालिक जिनका आप भी जिक्र कर रही थी, तुर्की भी जिसमें शामिल है, पाकिस्तान भी है, दीगर ममालिक भी है, ये कुछ अपना कुछ ऐसा मिलके अपना ही कुछ ऐसा इत्तेहाद बना लें कि यही मदद कर सके। इस पे भी सुमेरा खान नेक्स्ट प्रोग्राम में जब भी हम आपसे बात कर रहे होंगे यकीनन इसको भी डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया सुमेरा, बहुत वसी ये मौजू है, अफगानिस्तान के मसाइल पर बात करना। ख्वातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, हुकूमत को ही तस्लीम नहीं किया जा रहा, ये भी एक बड़ा मसला है। बड़ी इस पे बात होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि हम इस पे एक स्पेशल प्रोग्राम जो है अफगानिस्तान पर किसी न किसी दिन कर रहे हो, और स्पेशली आपको उसमें मदद भी करेंगे। बहुत शुक्रिया सुमेरा खान, आज आप हमारे साथ मौजूद थी, अफगानिस्तान के हवाले से बात कर रही थी। और जी, हम बात कर रहे थे जंग की, जिसने अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन जंग से याद आता है एक मुहावरा, ये बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं कि जंग में और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है। अब हमें बात करनी है मोहब्बत की, और आपको बताना यह है कि जापान की शहजादी मोको ने शाही रुतबे को खोकर, शाही रुतबे को गंवाकर अपने महबूब और साबिक हमजमात किए कोमोरो से शादी कर ली है। जापानी कवानीन ये कहते हैं कि अगर शाही खानदान की कोई भी खातून रुकन किसी आम आदमी से शादी का फैसला करती है तो उसे शाही रुतबे से दस्तबरदार होना पड़ेगा। ये कानून सिर्फ शाही खानदान की ख्वातीन पर लागू होता है और शाही मर्दों को इससे इस्तिस्ना हासिल है। देखें, फिर से एक दफ़ा हम देख रहे हैं कि ख्वातीन के साथ जो इम्तियाजी सलूक है ना, वो जापान के अंदर भी मौजूद है, और कहीं और नहीं भाई, जापान में किसी इदारे के अंदर नहीं है, जापान के शाही खानदान के अंदर है कि अगर उनका मर्द बाहर से किसी गैर शाही खातून को ब्याह कर ले आता है जिसका ताल्लुक शाही खानदान से नहीं है, तो उसको तो कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जी वो तो मर्द है। लेकिन अगर कोई शहजादी, इस शाही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली कोई खातून किसी आम आदमी से, जो बेचारा शहजादा नहीं है, शाही खानदान से नहीं है, शादी कर लेती है, तो क्या होता है जी, उसको दस्तबरदार होना पड़ता है। वो शहजादी नहीं रह सकती, वो शाही खानदान का हिस्सा नहीं रह सकती। लेकिन होता यह है कि शादी के बाद अगर कोई शहजादी ऐसा करती है तो उसे $13 लाख की रकम दी जाती है। लेकिन शहजादी मोको ने शाही खानदान से मिलने वाले $13 लाख की एक रकम को ठुकरा दिया है। उन्होंने अपनी मोहब्बत को कबूल किया है, लेकिन जब उनसे ये एक शाही जो उनका लक़ब था शहजादी का, ये वापस लिया गया है, तो उन्होंने कहा कि मुझे अब आपके पैसे भी नहीं चाहिए, आप अपने पैसे भी अपने पास ही रखिए। अच्छा, जापान की शाही रिवायत की जब हम बात कर रहे थे, जब शाही खानदान की कोई खातून रुकन शादी के बाद महल से रुखसत होती है तो उसे $13 लाख लाजमी दिए जाते हैं। ये लाजमी दिए जाने वाले जो पैसे हैं, इसको भी उन्होंने अपनी मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया है।
और ये जापान की जो शाही खानदान है उसकी पहली खातून बन गई हैं जिन्होंने ऐसा किया है। ये नहीं है कि इन्होंने ये पहली खातून है जिन्होंने शादी बाहर की है, लेकिन ये इस रकम को ठुकराने वाली पहली खातून बन गई हैं और अब ये जा रही हैं अपने शौहर के साथ अमेरिका, जहां किए कोमोरो बतौर वकील काम करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शहजादी मोको ने उन तमाम अफराद से माजरत की है जो उनकी शादी को लेकर गुस्से में हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस तकलीफ के लिए माजरत खा हूँ और शादी में मेरी हिमायत करने वालों की शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, आलमी मीडिया के मुताबिक बरसों से जारी शहजादी मोको और कोमोरो के खानदान से मुतालिक बेजा कवरेज की वजह से शहजादी को जहनी दबाव का भी सामना रहा है। माजी में शहजादी के कोमोरो से ताल्लुकात तनाज़ात की जद में रहे हैं। दोनों की मंगनी 2017 में तय हुई थी और दोनों की पहली मुलाकात 2012 में हुई थी। 5 साल के बाद इनकी मंगनी हुई थी। बहरहाल जी, टोक्यो की इंटरनेशनल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में ये दोनों एक साथ पढ़ते थे और आज जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में शाही खानदान के रुकन की आम आदमी से शादी के खिलाफ लोगों ने एहतजाज भी किया है। ज़रा इमेजिन करें कि उनके ख़ानदान के तो ये उसूल ही हैं, लेकिन उनके ख़ानदान को ही फॉलो करते हुए जो वहाँ के लोग हैं ना, उन्होंने भी एहतजाज कर दिया है कि शहजादी को क्या हक़ है कि वो किसी आम बंदे से शादी करे। कहाँ है ये कि भाई शहजादी शहजादे से ही शादी करे। उसके ख्वाबों का शहजादा जो था वो तो उसको मिल गया और वो अपने ख्वाबों के शहजादे के साथ अमेरिका रवाना हो गई हैं, जहाँ वो वकील थे और वकालत ही करते रहेंगे। बहरहाल जी, कल हमने आपको एक बड़ी अहम खबर दी थी और ये खबर हमने आपको दी थी सूडान से, जहाँ फ़ौज ने इक़्तिदार संभाल लिया था। आज हमें इसी पर आपको अपडेट करना है। बताना हमें आपको यह है कि अबूरी हुकूमत के वज़ीर आज़म समेत दीगर रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अवाम की जमहूरियत के हक़ में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर फायरिंग से 7 अफराद हलाक जबकि 140 लोग ज़ख्मी हो गए हैं। सूरत हाल क्या है सूडान के अंदर, सूरत हाल क्या हो सकती है, ये सारी चीज़ें इस पैकेज में। सूडान में गुज़िश्ता रोज होने वाली फौजी बगावत के बाद फौज ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया है और अबूरी हुकूमत के वज़ीर आज़म समेत तमाम सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। जमहूरियत के हक में और फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहरा करने वालों पर फौज ने फायरिंग की है, जिसकी नतीजे में 7 अफराद हलाक और 140 जख्मी हो गए हैं। आलमी खबर इदारे के मुताबिक फौज के दस्ते घर घर जाकर मुजाहिरों का एहतमाम करने वालों को गिरफ्तार कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज से सरकारी इमारतों और अहम तनसीबात पर फौज के दस्ते तैनात हैं। एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है और परवाजें मुअत्तल हो चुकी हैं। मुजाहिरीन पर फौज की तरफ से फायरिंग और होने वाली हलाकतों के बावजूद लोग एहतजाज जारी रखे हुए हैं। पूरी दुनिया के रहनुमाओं ने यहाँ फौजी बगावत के खिलाफ आवाज उठाई है और अमेरिका ने सूडान की $700 मिलियन की इमदाद रोक दी है। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने फौजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि अबूरी हुकूमत के नुमाइंदों और ज़ेरे हिरासत सियासी रहनुमाओं को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। सूडान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा खुसूसी वोल्कर ने फौजी हुक्मरानों और सियासी जमातों से कहा है कि तशद्दुद की तरफ मत जाएं और मामलात के लिए एक दूसरे से बातचीत का सिलसिला शुरू करें। उन्होंने कहा है कि यहाँ सूरत हाल नाजुक है और हम मिलने वाली सारी इत्तलात की तस्दीक नहीं कर सकते। नुमाइंदा खुसूसी ने सूडान के फौजी और सियासी हलकों से कहा है कि मुल्क के अमन और जमहूरियत के निज़ाम की तरफ मुंतकिली को किसी सूरत दाव पर न लगाएं। उन्होंने कहा अबूरी हुकूमत के वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदूक और उनकी बीवी को फौज की तरफ से नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने हुकूमत को तहलील करने से इनकार कर दिया था और कई दिनों से सूडान की फौज उनसे मुतालबा कर रही थी कि हुकूमती अबूरी कौंसिल और पार्लियामेंट को तहलील कर दे। उन्होंने कहा है कि अबूरी हुकूमत के वज़ीर आज़म और दूसरे सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी नाकाबिले कबूल है। गुज़िश्ता रोज बगावत के दौरान जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान ने हुकूमत का तख्ता उलटकर इक़्तिदार संभाल लिया है, जिसके बाद मुतअद्दिद शहरों में मुजाहरे किए गए हैं। नौजवान गलियों और सड़कों में निकल आए हैं, जिन पर फौजियों की तरफ से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद हलाकतें और बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। फौजी हुकूमत ने रियासती इदारों के सरबराहान को भी कैद कर रखा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें जेरे हिरासत वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदूक का कोई इल्म नहीं है और अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा की तर्जमान का कहना था कि अमरीका ने सूडान के $700 मिलियन की इमदाद रोक दी है। बिल्कुल जी, अमेरिका ने ये इमदाद रोक दी है जो सूडान को दी जानी चाहिए थी, तो अमेरिका ही का रुख कर लेते हैं, जहां कोरोना वायरस की वजह से नाफिज आलमी सफरी पाबंदियों को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। ये पाबंदियां 2020 में वबा के बायस आयद की गई थी। वाइट हाउस का बताना यह है कि बैरूनी ममालिक से अमेरिका आने वाले मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के लिए सफरी पाबंदियाँ ख़त्म की जा रही हैं, ताहम यहाँ आने वालों के लिए वैक्सीन शुदा होना लाजमी है। अमेरिका आने के लिए वैक्सीन शुदा अफराद को 3 दिन पहले
और गैर वैक्सीन शुदा अफराद को एक दिन पहले कोरोना टेस्ट लाजमी करवाना होगा। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि गैर मुल्की और गैर वैक्सीन शुदा अफराद बाद सूबों में अमरीका दाखिल नहीं हो सकेंगे। 18 बरस से कम उम्र के अफराद इस शर्त से मुस्तस्ना होंगे, जबकि अपने शहरी भी मुस्तस्ना हैं जिनके ममालिक में वैक्सीनेशन दस्तयाब नहीं है। व्हाइट हाउस का कहना यह है कि यह इकदाम फ़ज़ाई सनत की बहाली और गैर मुल्कियों को सफ़ी सहूलियात देने के लिए किया गया है। एलामिया बताता है कि दीगर ममालिक के लिए बनाई गई सफ़ी कैटेगरीज भी ख़त्म की जा रही हैं, जिसके बाद अमरीकी शहरियों के अलावा गैर मुल्की अफराद भी अब वो बातें करती गई हैं। अमेरिका में जी बहुत अरसे से 2020 से जो सफ़ी पाबंदियां हमें दिखाई दे रही थी, बहुत सारे ममालिक में बहुत सारे लोग फंस कर रह गए थे जो अमेरिका जाना चाह रहे थे, जॉब्स के हवाले से, तालीम के हवाले से, किसी भी और काम के सिलसिले में वो अमेरिका नहीं जा पा रहे थे। लेकिन अब ये बहुत बड़ी खबर है ऐसे लोगों के लिए कि तमाम पाबंदियां हटा दी गई हैं, लेकिन शर्त ये रखी गई है कि वैक्सीन जो है कोविड से बचाव की वो लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, जिन लोगों के ममालिक में जहाँ वो लोग रह रहे थे या जहाँ से उनका ताल्लुक है वहाँ वैक्सीनेशन नहीं की जा रही है, उन लोगों को इससे इस्तिस्ना दिया जा रहा है, लेकिन अमेरिका पहुंचकर उनको ये वैक्सीनेशन का अमल जो है वो लाजमी करवाना होगा। आगे बढ़ते हैं जी, और आगे बढ़ते हुए अब हमें बात करनी है अमेरिकी रियासत एडाहो की, जहां शॉपिंग मॉल में फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में एक पुलिस अफसर भी शामिल है और फायरिंग करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। क्यों इस तरह के वाकयात आए रोज़ हो रहे हैं अमेरिका के अंदर, जहां हर शख्स जो है वो असलहा रख सकता है? जब इस तरह की इजाज़त दी जाएगी ऐसे वाकयात तो होंगे। इसकी रोकथाम के लिए कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये वाकया क्यों हुआ है, रिपोर्ट देखते हैं। अमेरिका में इडाहो रियासत में एक शख्स ने शॉपिंग मॉल में फायरिंग करके 2 अफराद को हलाक कर दिया है, जबकि 4 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें एक पुलिस ऑफिसर भी शामिल है और हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इलाके के पुलिस चीफ रियान ली का कहना है कि ये वाकया तमाम लोगों के लिए इंतहाई कर्मनाक था और इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक इस वाकया में 6 लोग हमला आवर का निशाना बने हैं। उन्होंने कहा, पुलिस ने फायरिंग की इत्तला मिलते ही जाए वारदात का रुख किया। जब पुलिस वहां पहुंची तो मुलजिम ने पुलिस पर भी फायरिंग की और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाकया मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे के करीब पेश आया है। रियासत इडाहो में अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आने वाली एक खातून का कहना था कि वो यहाँ अपने अजीजों से मुलाकात करने के लिए आई थी, लेकिन इस वाक़े के बाद वो शदीद खौफजदा हो गई हैं। अब उन्हें 1 हफ्ते तक नींद नहीं आएगी। हम एक दुकान में मौजूद थे जहां हमने फायरिंग की आवाज सुनी, जिसके बाद दुकान का कैशियर और हम सब जमीन पर लेट गए। दोबारा फायरिंग की आवाज आने पर हम सब एक अलमारी में छुप गए। ये बहुत परेशान कुन लम्हात थे। उन्होंने कहा, अब वो बगैर किसी वक्त के जाया किए अपने घर वापस जाने की मंसूबाबंदी कर रही हैं, क्योंकि इस वाक़े ने उन्हें शदीद खौफजदा कर रखा है और वो चाहती हैं कि पहली परवाज के जरिए अपने घर को वापस लौट जाएं। बॉयजी टाउन रियासत इडाहो के मगरबी हिस्से में वाक़ है। इसकी कुल आबादी 2.5 लाख है। बिल्कुल जी, ऐसे वाकयात आए रोज़ हो रहे हैं अमेरिका के अंदर। अमेरिकी हुकूमत भी इस पर इकदाम कर रही है। मुख्तलिफ ज़ाहिर जो रियासतें हैं वहाँ पर कवानीन मुख्तलिफ हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि इस पर काबू नहीं पाया जा रहा है। कोशिश बहरहाल जारी है। हमारे प्रोग्राम का वक्त लेकिन आज खत्म हो चुका है। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी बहुत सारी खबरों के साथ, बहुत सारी स्टोरीज़ के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।